हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत है। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। और उनके लिए, आप सभी के लिए एक और वीडियो के साथ मैं आज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई थी 15 मार्च 2015 को, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, उसके पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व हम लेकर के आए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र या बीएड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लगभग ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। और कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि शिक्षा शास्त्र में बहुत सारे ऐसे परिभाषाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 100 प्रश्न हैं इसमें, इस पेपर में, और 100 प्रश्नों को यहाँ पे हल कराया गया है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की चिंतन क्षमता एक बच्चे में सृजनशीलता होने की सूचक है? तो सृजनशील बालक जो होता है वो अनेक प्रकार से चिंतन करता है, यानी कि भिन्न चिंतन क्षमता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, भिन्न चिंतन क्षमता। नेक्स्ट है, किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि, तो किसी भी कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो लिटरेचर है उसको क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसको पढ़ना इसलिए चाहिए कि शोध परिणामों की व्याख्या में समष्टिपरक सामान्यीकरण किया जा सके, कि उसके बारे में पहले से जाना जाए, उसका परिणाम जो निकला है उसकी व्याख्या की जा सके। जब उसके बारे में आप पढ़े रहेंगे, पहले से जानते रहेंगे, तभी तो उसको और ज़्यादा जनरलाइज कर पाएंगे और ज़्यादा उसको सिंपल तरीके से आप बता पाएंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति होती है मुख्य शोध परिकल्पना के बारे में निम्न में कौन सा निर्णय उपयुक्त होगा? तो क्या होता है कि जो मुख्य शोध, हमेशा हम पॉजिटिविटी रखते हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई भी शोध कर रहे होते हैं, उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसके बारे में हम एक पॉजिटिव थिंक रखते हैं, पॉजिटिव वे में सोच करके हम उस शोध को करते हैं। तो मुख्य शोध परिकल्पना को सही मानकर चला जाता है, यही निर्णय उपयुक्त होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस न्यायाधीश चयन तकनीक के लिए यादृच्छीकरण अनिवार्य है? तो स्तरित न्यायाधीश चयन के लिए यादृच्छीकरण अनिवार्य है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उस समय जो है जब ये पेपर हुआ था 2015 में, तो क्योंकि 2014 में फॉर्म आया था, तो उस समय सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चल रहा था, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो है वो लागू था। तो उसके तहत पूछा है, जिससे मापन एवं प्रदत्त को प्रस्तुत किया जा सकता है। एक ऐसी प्रणाली है जिससे मापन एवं प्रदत्त को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, अधिगमकर्ता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के समक्ष शिक्षण अधिगम प्रणाली में उनके शैक्षिक विकास को जानने हेतु, उसको जानने के लिए उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो है अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम सीसी पैटर्न चलाते थे। सीसी पैटर्न, जैसा कि आपको पता होगा कि सीसी पैटर्न में जो है वो किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, और उसका कंटिन्यू मतलब FA, ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ऐसे करके उसके कई सारे टेस्ट होते थे। पूरे साल भर लगभग ये प्रक्रियाएं चलती रहती थी, जिससे कि बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्न में किसके अंतर्गत द्विमार्गीय संप्रेषण को अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है? तो परिचर्चा सत्रों में जो है द्विमार्गीय संप्रेषण को अच्छी तरह, कहने का मतलब यहाँ पे है कि बायलैटरल जो आपका डिस्कशन होता है, यानी कि दोनों ओर से कुछ तर्क वितर्क जब हो रहा होता है, कुछ हम कह रहे होते हैं, सामने वाले से चीज़ें हो रही होती है, एक डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। तो जब डिस्कशन में क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल चीज़ें होती हैं, द्विमार्गीय,
ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया। हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग केवल उसको लिसनिंग प्रोसेस में है। लेकिन जब द्विमार्गीय संप्रेषण होता है तो ये ऐसा संप्रेषण परिचर्चा सत्रों में होता है, जब हम आपस में किसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे होते हैं। अगला है पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है पर्यावरण के बारे में शिक्षा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जो आपको लगेगा कि बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन जो हैं वो भी हमसे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए उन पे भी ध्यान उतना ही देना है जितना हमें कठिन प्रश्नों पे देना है। नेक्स्ट है शिक्षण में पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पना में जोर दिया जाता है। तो किस पर जोर दिया जाता है, सहयोगात्मक प्रयास द्वारा सुधार पर जोर दिया जाता है। शिक्षण में जब दो चीज़ें होती हैं, परीक्षण या पर्यवेक्षण, एक निरीक्षण। निरीक्षण में कमियां ढूंढी जाती है, जबकि पर्यवेक्षण जो है उसमें क्या होता है कि सहयोगात्मक प्रयास, एक हेल्पलेस इफेक्ट जो है वहाँ पे सुधार करने के लिए एक हेल्पिंग नेचर वहाँ पे अपनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जब जनसंख्या की प्रकृति समांग यानी कि समजातीय हो तो न्यायादर्श चयन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तकनीकी होगी। तो उस समय जो सर्वाधिक उपयुक्त तकनीकी होगी वो सामान्य यादृच्छिक तकनीक होगी। नेक्स्ट है जब कभी टी मूल्य 0.01 स्तर पर सार्थक पाया जाता है या सार्थक होता है। कब होता है, जब 0.05 स्तर पर भी ये सार्थक पाया जाता है या सार्थक होता है। अगला है यदि 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एक आवृत्ति वितरण में स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 5 पाया गया तो प्रत्येक प्राप्तांक को 2 गुना वृद्धि करने पर नए प्राप्तांकों के द्वितीय वर्ग के लिए नए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान होगा। तो नए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 2 गुना भी कर देंगे तो उसका मान जो है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा और 5 ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, किसी शोध उद्देश्य में सीबीएसई संबंधित विद्यालयों में माध्यमिक स्तरीय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है आधारित शिक्षण तकनीक की प्रभावकारिता का अध्ययन करना परतंत्र चर है। कैसा परतंत्र चर है, यह शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित जो है आपको ये बात बताई गई है। ये क्या है, ये एक तरीके से आपका एजुकेशनल उपलब्धि है, आपकी शैक्षिक उपलब्धि है। नेक्स्ट है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग को महत्व दिया गया। किसके द्वारा महत्व दिया गया, ये प्रयोजनवाद के द्वारा शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ या उसका एक्सपेरिमेंट उसको लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ये पहली बार प्रयोजनवाद के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है यदि एक अध्यापक बच्चों को स्वयं के इच्छा अनुसार सीखने के लिए कहता है तो यह आधारित है, यह आधारित किस पे है, ये अस्तित्ववाद पे आधारित है। ठीक है। तो एक कभी कभी आपको ये प्रकृतिवाद में भी देखने को मिल जाएगा कि स्वयं के द्वारा शिक्षक एक गाइड के रूप में होता है, बाकी बालक जो है वो स्वयं शिक्षा सीखने के लिए खुद सीख रहा होता है। तो ये लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर अस्तित्ववाद माना है आयोग ने। एक लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन सा कारक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो ये संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके आइडियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म होता है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है किसी भी लोकतंत्र में। अब जैसे भारत में है तो यहाँ अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ये हमारे संविधान में निहित है। तो और जैसे कि मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, तो ये सारी चीज़ें, ये संवैधानिक आदर्श जो होते हैं ये सर्वाधिक प्रभावित करते हैं किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा पाठचर्या को विकसित, जिनकी अध्यक्षता में किया गया उनका नाम, तो जाकिर हुसैन समिति द्वारा जो है बुनियादी शिक्षा पाठचर्या को विकसित किया गया था। आपको पता है कि राष्ट्रपति भी थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है किसी बच्चे के लिए अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था होती है, तो अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम प्रत्यय निर्माण से संबंधित नहीं है, तो मूर्त स्तर जो होता है
वो संप्रत्यय निर्माण से संबंधित नहीं है। बाकी पहचान स्तर, विभेदन स्तर और परावर्तित स्तर ये सब संप्रत्यय निर्माण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किसी शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, वो क्या है? वो है छात्र व्यवहार की समझ। इसीलिए आजकल जो है साइकोलॉजी पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी शिक्षक हो वो एक शिक्षक होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि छात्र डिफरेंट डिफरेंट इलाके से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट घरों से, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के जो है बच्चे आ रहे हैं। तो उनके उनके व्यवहार को समझना, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन शिक्षण कार्य करना ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो छात्र व्यवहार की समझ होनी चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है, अनुक्रमित हेरारिकल अधिगम के प्रणेता कौन थे? तो ये गायने थे। कहीं कहीं आपको गायने ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, अनुक्रमित अधिगम के प्रणेता गायने थे। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय प्रणाली के सामाजिक संदर्भ को उजागर करने को एक घटक माना जाता है। तो कैसा घटक माना जाता है? प्रणाली विश्लेषण का घटक माना जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का दूरस्थ शिक्षा प्रतिमान विख्यात है। तो किस लिए विख्यात है? द्विमाध्यमिक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए ऑस्ट्रेलिया का दूरस्थ शिक्षा प्रतिमान विख्यात है। अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुक्त दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं? तो ये कौन है? A.W. खान। नेक्स्ट है, किसी अनियमित विद्यार्थी के साथ शिक्षक समुचित ढंग से व्यवहार कर सकता है। किस प्रकार से? उसे समुचित परामर्श दे करके। कोई भी अनियमित विद्यार्थी है, डेली स्कूल नहीं आ रहा है और सारी चीज़ें हैं और उद्दंडता कर रहा है, तो शिक्षक जो है उसके साथ समुचित ढंग से व्यवहार कर सकता है। कैसे? उसको समुचित सलाह दे करके कि सही तरीके से ऐसा करो, और बड़ा कूल माइंड से उसको वो समझा सकता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षण का तात्पर्य कक्षा में सम्मिलित करने से होता है। तो समावेशन का मतलब, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? सामान्य और विकलांग या दिव्यांग जो बच्चे हैं उन दोनों को मिला करके जो कक्षा बनती है वो समावेशी कक्षा कहलाती है, और उसमें किया जाने वाला शिक्षण कार्य समावेशित शिक्षण कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। यह किसने कहा था? ये परिभाषा दी है बर्ट्रैंड रसेल की। बहुत सारी आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी और उनके आपको परिभाषा किसने दी है ये बताना होगा, तो इस पे भी विशेष फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि ये बदलती तो है नहीं, ये एज इट इज़ आपको हर एग्ज़ाम में लगभग 2-4 परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया? तो सामाजिक दक्षता का प्रत्यय जॉन डीवी ने दिया था। शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है परिकल्पना का सत्यापन करना। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, पुनर्परीक्षण विधि को जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? स्थिरता गुणांक विधि के नाम से जाना जाता है पुनर्परीक्षण विधि को। नेक्स्ट है 31, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 2005 के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत को महत्व दिया गया है वो कैसा है? वो संरचनावादी एवं संज्ञानवादी है। अगला है, निर्देशन नव युवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा? ये स्किनर ने कहा था कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। अगला है नेक्स्ट, अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल जिसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है, जब तुलना हेतु लिए गए समूहों की संख्या 2 हो तो एफ तथा टी मूल्यों के मध्य संबंध होता है। एफ तथा टी के बीच रिलेशन पूछा है, तो एफ इजकल टू T⁻1। नेक्स्ट है, टाइप 2 त्रुटि तब होती है जब, कब होती है? जब H0 या H0 स्वीकृत किया जाता है, जब वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, संस्कृति का तात्पर्य है। तो संस्कृति का तात्पर्य क्या है? कलाएं, विश्वासों, मूल्यों, आदतों का व्यवस्थित प्रारूप जो है वो एक संस्कृति है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सामाजिकरण किसकी प्रक्रिया है? सामाजिक आदतों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों को सीखने की एक प्रक्रिया है, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायादर्श चयन विधि अच्छा परिणाम देगी यदि जनसंख्या विषमांग हो? तो कौन सी? ये स्तरीकृत न्यायादर्श चयन विधि जो है वो अच्छा परिणाम देगी। ये जनसंख्या जो है
वो कैसी है? विषमांग है, मतलब अलग अलग मिश्रित की गई है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, किसी समग्र से 3 यादृच्छिक रूप से चयनित समूहों के छात्रों पर निराश्रित चर का आश्रित चर पर प्रभाव अध्ययन हेतु उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण है। तो ये कैसा परीक्षण है? एफ परीक्षण, एफ टेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के अधिगम में अधिक सहायक होता है? तो जो सम समूह होता है वो विद्यार्थियों के अधिगम में अधिक सहायक होता है। मतलब एक जैसा ग्रुप जब होगा तो वो आपस में सीखने में उनमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम के पठार से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम में एक अस्थायी शेष उपस्थित होता है, यही है अधिगम का पठार। जैसे कहने का मतलब बच्चा सीख रहा है, बीच में अब पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद उसका मन इधर उधर भटक गया, ठीक है, एक पठार आ गया, उसके बाद आप फिर उसको परामर्श दे करके समुचित परामर्श आपने दिया और सही रास्ते पर ले आए, तो वो क्या है? वो एक अस्थायी शेष है। ठीक है, एक अस्थायी व्यवस्था थी और उसको कमी दूर हो गई, फिर से वो शिक्षा ग्रहण करने लगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम में नहीं आता है? तो इसमें विपरीतता का नियम जो है वो नहीं आता है। 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, मुख्य जो 3 उनके नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, इसमें जो ये विपरीतता का नियम है यही नहीं आता। नेक्स्ट है, स्मरण प्रक्रिया के पदों का सही क्रम दीजिए। तो किसी चीज़ को स्मरण करने की प्रक्रिया जो है वो कैसा है? पहले अधिगम करना, यानी कि सीखेंगे तभी तो, अभी तो सीखा ही नहीं है आपने, तो पहले सीखना पड़ेगा आपको। अधिगम, फिर उसको धारण करिए, यानी कि अंतर मन में उसको उतारिए। फिर क्या करना है आपको? फिर पुनर्स्मरण, यानी कि एक बार स्मरण किया, फिर सीखा, फिर धारण किया, फिर उसको फिर से स्मरण किया, और फिर जब कहीं वो आपको फिर से मिले तो पहचानना है, यानी कि 4 2 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत आंतरिक मूल्यांकन निकट रूप से संबंधित है। तो सतत आंतरिक मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF घोषित किया गया था? वो आपको भी पता है, 2005 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रेरित था। तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन जो है वो आदर्शवाद और प्रयोजनवाद से प्रेरित था। महात्मा गांधी जो हैं वो आदर्शवादी दार्शनिक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व नहीं है। तो विद्यालय भवन और संसाधन का पर्यवेक्षण तथा योजना बनाना ये दायित्व नहीं है, जबकि शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जिला शिक्षा योजना का निर्माण करना, ये सब डाइट के काम है, जबकि विद्यालय भवन और संसाधन का पर्यवेक्षण ये डाइट का काम नहीं है। नेक्स्ट है, काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग होता है यदि चरों का मापन किया गया हो। तो यदि चरों का मापन नामित मापनी पर किया गया हो तो काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, यदि एक शोधार्थी संपूर्ण जनसंख्या से एकत्रित किए गए प्रदत्त से मध्यमान और मानक विचलन का विश्लेषण करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे प्राचलन कहा जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही न्यायादर्श से प्राप्त पूर्व परीक्षण एवं पश्च परीक्षण प्राप्तांकों के लिए टी परीक्षण का प्रयोग करते समय DF ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है? तो DF इक्वल टू हो जाएगा N-1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो संपूर्ण मानव जाति जो है वो प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि मानव जीवन की उत्पत्ति, अस्तित्व के लिए संघर्ष, पर्यावरण के साथ तालमेल, ये सब प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित है, जबकि संपूर्ण मानव जाति ये प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है भारतीय संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है? तो धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में जो है वो थोड़ा सा धार्मिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य। तो शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य क्या है? एक अच्छे समाज का निर्माण करना, यही शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है, +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया। तो कब प्रस्तुत किया गया? आदि सेसैया समिति रिपोर्ट के द्वारा जो है +2 स्तर पर जो ये कॉमर्स एजुकेशन का जो करिकुलम आया था, ये पहली बार जो है आदि सेसैया समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया था। नेक्स्ट है, बाल विकास अवस्था में आगमन से निगमन चिंतन में परिवर्तन संभव होता है।
तो किस प्रकार संभव होता है? सूझयुक्त चिंतन में संभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रत्यय का उपयुक्त प्रकार है? तो सह संबंधित संप्रत्यय जो है वो संप्रत्यय का उपयुक्त प्रकार है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य अध्यापकीय तैयारी की गतिविधि से भिन्न है? तो PLM आधारित अधिगम जो है वो अन्य अध्यापकीय तैयारी की गतिविधि से अलग है। जैसे सहकारी अधिगम, योजना या प्रोजेक्ट बनाना, सूक्ष्म शिक्षण करना, ये तो अध्यापकीय तैयारी यानी कि जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी तैयारी की गतिविधि, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। असिस्टेड लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, प्लानिंग या प्रोजेक्ट मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन PLM आधारित अधिगम जो है ये अध्यापकीय तैयारी की गतिविधि से अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारिक तकनीकी का उदाहरण नहीं है? तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो व्यवहारिक तकनीकी का उदाहरण नहीं है। अगला है, भूमिका निर्वहन एक सबसे उपयुक्त विधि है। तो किसकी सबसे उपयुक्त विधि है? मानवीय मूल्यों के विकास की। किसी भी भूमिका का निर्वहन करना ये मानवीय मूल्यों के विकास की एक सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, दक्षता अधिगम की संकल्पना को किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो ब्लूम एवं ब्लॉक के द्वारा दक्षता अधिगम की संकल्पना को प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो एक वैध परीक्षण विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है। ये बात सत्य है कि कोई भी वैध परीक्षण है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वसनीय ही हो। विश्वसनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध की अधिक निर्भर योग्य माप है? तो पियर्सन R जो है ये सबसे ज़्यादा निर्भरता हम इस पर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकष किसी अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पूर्व कथनात्मक वैधता जो है वो किसी भी अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। नेक्स्ट है, अंतर शिक्षक विचलनशीलता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? तो प्राप्तांकों के स्केलिंग द्वारा इसको न्यूनतम किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विस्तार सर्वाधिक होता है? तो T प्राप्तांक का विस्तार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, दो न्यायादर्श वितरण समान सदृश होंगे यदि उनके, कब होंगे समान सदृश? जब उनके मध्यमान, मानक विचलन और प्रविचलन समान हो, तब वो न्यायादर्श जो हैं, दो न्यायादर्श वितरण वो समान होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं? तो साक्षात्कार से जो है वो सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो इंटरव्यू होता है वो इंडिविजुअली आपको बुलाया जाता है और आपसे, आपके बारे में, ठीक है, आपकी सराउंडिंग के बारे में, आपसे जुड़ी शिक्षा से और आपसे, आपके कार्यानुभव से क्वेश्चन करके वो व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पे। अगला है, किसी परीक्षण की लंबाई को बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो विश्वसनीयता और वैधता दोनों बढ़ते हैं। किसी भी टेस्ट की जितना ज़्यादा वो इसको हम लंबा खींचेंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो है विश्वसनीयता और वैधता दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक बालक चलने लगता है, यह किसका उदाहरण है? यह मैच्योरिटी का उदाहरण है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, चलने, बोलने, पढ़ने, लिखने, ठीक है, सोचने लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्व मतलब लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन है? तो विकासात्मक अध्ययन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन है। नेक्स्ट है, एथनोग्राफिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध वर्ग में रखा जाता है? तो गुणात्मक शोध वर्ग में एथनोग्राफिक अध्ययन को रखा जाता है। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को सामान्यतया निम्नलिखित में से किसे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो परीक्षण पदों का विषय वस्तु विस्तार या व्याप्ति बढ़ाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, किसी प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता का यथासंभव प्रयास निम्नलिखित में से किस चर को नियंत्रित करने के लिए होना चाहिए? तो बाह्य चर को नियंत्रित करने के लिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए आंतरिक और बाह्य विवेचन की आवश्यकता होती है? तो ऐतिहासिक अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें आंतरिक और बाह्य विवेचन की आवश्यकता होती है। पहले से हम उसकी पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो हिस्टोरिकल स्टडी है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई समाज वर्ग के आधार पर गठित होता है तो इसे माना जाता है, तो इसे क्या माना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण। वर्ग के आधार पर अगर समाज गठित होगा तो ये क्या होगा? ये सामाजिक स्तरीकरण होगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के दक्षता अधिकार के प्रति इंगित करता है? तो CR परीक्षण जो है वो छात्रों के दक्षता अधिगम के प्रति इंगित करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी अभ्यर्थी का Z मापनी पर प्राप्तांक 0 है तो उसका T प्राप्तांक होगा, तो उसका T प्राप्तांक 50 होगा। इसका सूत्र होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगा करके हम इसको ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास होता है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने की क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये जॉन डीवी का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए? फ्रोवेल का कथन है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा जो है बकिंघम ने दी थी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगला है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों, तर्क, संभावनाओं का आदान प्रदान करना है। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई? तो यह परिभाषा जो है एडगर डेल के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म के साथ किया जाता था, जिसके लिए इसके लिए आयु होती थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी। जैसे वैदिक शिक्षा में, ठीक है, वैदिक शिक्षा में जो है वो उपनयन संस्कार हो जाता था। उपनयन संस्कार के द्वारा जो है बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा जाता था। उसमें ब्राह्मण 8 वर्ष, ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण 5 वर्ष, क्षत्रिय 8 वर्ष और वैश्य जो है 11 वर्ष में वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। इसीलिए इसी प्रकार इसमें 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन मुस्लिम काल में शिक्षा प्रारंभ करने का समय माना गया था, ठीक है। अगला है, फ्रायड का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषण के साथ उनका नाम जुड़ा है। अगला है, किस प्रकार के शब्द बालक सबसे पहले बोलना प्रारंभ करता है? तो क्या बोलना प्रारंभ करता है बालक? संज्ञा, नाउन, जैसे पापा, मामा, ठीक है, पानी, मम्मी, इस तरीके के शब्दों से ही तो बोलना स्टार्ट करता है बालक। तो ये क्या है? ये सारे नाउन है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन्हीं सब का नाम वो बोलना प्रारंभ करता है। तो ये क्या है? ये सब संज्ञा है। नेक्स्ट है, बच्चे सामाजिक खेलों में भाग लेने लगते हैं किस वर्ष में? तीसरे वर्ष एवं आगे की आयु में जो है वो सामाजिक खेलों में भाग लेने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसका एक ग्रुप बनता जाएगा, उस ग्रुप में वो खेलने लगेगा, ठीक है। तो वो एक सामाजिकता हो जाएगी, एक सोसाइटी उसकी बन गई और उस सोसाइटी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अगला है, सृजनशीलता का तात्पर्य क्या है? तो सृजनशीलता का तात्पर्य क्या है? ये अभिसारी चिंतन, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्प्रेंजर ने किया है। अगला है, भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है इसमें क्या सम्मिलित है? तो 5 उप परीक्षण, सब टेस्ट, 5 सब टेस्ट भी इसमें सम्मिलित हैं। एमाइल आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा और यहाँ एमिल लिखा है। तो एमिल जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक रूसो। मद्रास में चैरिटी स्कूल कब स्थापित किए गए? तो 1717 में चैरिटी स्कूल स्थापित किए गए मद्रास में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय खोले गए। तो 1963 में NCERT द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय खोले गए। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो रिचर्ड सचमैन
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास हुआ था। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास, माइक्रो टीचिंग का विकास जो है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, इसे साइट कहते हैं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये कब प्रारंभ हुआ? ये 1975 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये कोलसैनिक ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अभिकरणों के लिए सही अनुक्रम है? तो अनौपचारिक, औपचारिकेतर और औपचारिक, ये जो है एक क्रम है जो शिक्षा के अभिकरणों का एक अनुक्रम है ये। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा साध्यता प्रदान करती है, जबकि दर्शन लक्ष्य निर्धारित करता है। ये एक सही संबंध को दर्शाने वाला वक्तव्य है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा क्या करती है? एक साध्य का काम करती है आपको उस एम तक पहुंचाने के लिए, जबकि जो दर्शन है, दर्शन क्या है? दर्शन एम को डिसाइड करता है कि ये आपको यही करना है। ठीक है। नेक्स्ट है यथार्थवाद को समझा जाता है। तो यथार्थवाद को कैसे समझ? सत्य प्राप्ति के लिए इंद्रिय ग्राह्य साक्ष्य प्रदान करने के रूप में यथार्थवाद को समझा जाता है। नेक्स्ट है क्लासिकल अनुबंधन, जिसे पावलोव ने प्रस्तुत किया था, में महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक तटस्थ उद्दीपक का एक सहज उद्दीपक के साथ युग्मन। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जो पावलोव ने दी थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या था? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि एक तटस्थ उद्दीपक, कोई एक स्टिमुलस है जो कि तटस्थ है, स्थिर है, उसका जो है युग्मन हो रहा है, वो मिल रहा है किससे? एक सहज उद्दीपक से, एक ऐसा स्टिमुलस जो कि अपने आप में बहुत ही सरल है, सहज है। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है सहचर्यात्मक चिंतन का किस प्रकार की बुद्धि में उपयोग होता है? तो सहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग संवेगात्मक बुद्धि में होता है। ये आपके 100 क्वेश्चंस थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक और सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।